नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारत में बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ी डील होने की तैयारी चल रही है। कौन सा बैंक अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज के मनी सेंट्रल में 250 वाली छोटी एसआईपी पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वाहनों के प्रदूषण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 10 साल पुरानी हर कार प्रदूषण करे ये जरूरी नहीं। क्या है ये पूरी खबर, पुरानी वाहनों पर क्या बोले सीजीआई, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे जर्मनी की डॉचे बैंक, एक और विदेशी बैंक भारत में अपना बिजनेस बंद करने की तैयारी में। ये दूसरी बार होगा जब ये बैंक भारत में अपना जो रिटेल और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस समेटने की तैयारी में। क्यों भारत से रिटेल बिजनेस समेट रहा है ये बैंक, किसके हाथ लगेगी करोड़ों की डील, डिकूट करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे 250 वाली छोटी एसआईपी। भारत में छोटी छोटी रकम से भी इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोलने वाली छोटी एसआईपी योजना को अब तेजी से जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। केफिन टेक्नोलॉजीज ने दावा किया है कि उसके सिस्टम इतने सक्षम हो चुके हैं कि वे 250 रुपए वाली इन मिनी एसआईपी खातों को आसानी से ट्रैक कर पा रहे हैं, यानी पहचान कर पा रहे हैं और प्रोसेस भी कर पा रहे हैं। क्या है ये वाला भी मामला, इसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वाहनों के प्रदूषण को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को अपने सुनवाई के दौरान कहा कि 10 साल पुरानी हर कार प्रदूषण करे ये कोई जरूरी नहीं। कोर्ट दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन को लेकर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस बीआर गवई 15 साल पुराने पेट्रोल, 10 साल पुराने डीजल वाहन को हटाने को लेकर कहे कि मैंने एक लेख पढ़ा, यानी कोई आर्टिकल उन्होंने पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया कि किसी वाहन की सड़क पर चलने की योग्यता एक तकनीकी मुद्दा है, यानी ये टेक्निकल मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इसे वाहनों की उम्र से, यानी जितनी जो उसकी एज है उससे नहीं, बल्कि वास्तविक जो उसके सर्जन है, यानी जिस तरह से जो वाहन पॉल्यूशन एमिट करते हैं उससे जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ व्हीकल साल में 30,000 किलोमीटर चल सकते हैं, जबकि कुछ 5,000 किलोमीटर ही चल सकते हैं। सर, ये पूरा मामला है क्या और इसका क्या सरोकार है आम आदमी से? नहीं, बिल्कुल देखिए विशाल, हम इस बात को, इस पॉलिसी लेवल की चीज़ को कई दफ़ा हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया है। जब पुरानी कारों की बात आई, स्क्रैपेज पॉलिसी की बात आई, और अब उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं बीआर गवई, उन्होंने खुद एक टिप्पणी की है। और उस टिप्पणी से ये पता चलता है कि देश में जो पुरानी गाड़ियों को लेके जो पॉलिसी है कि 10 साल पुरानी आप डीजल गाड़ी नहीं चला पाएंगे, 10 साल से जैसे ही उसकी एज क्रॉस होगी आप उसका रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करा सकते। इसी तरह से दिल्ली एनसीआर में कम से कम इसी तरह से पुरानी आपकी 15 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल को आप नहीं कर सकते जी। अब उसमें एक बड़ा तर्क इस बात का है कि देश को रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है, ग्रीन एनर्जी पे लेके आना है, और इसलिए धीरे धीरे डीजल पेट्रोल गाड़ियों को फेज आउट करना है। खुद जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो खुद इस बात को कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे, डीजल गाड़ियाँ तो उससे पहले फेज आउट कर दी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल, और बहुत बड़ा सवाल ये है जो लोगों की जेब से जुड़ा हुआ है और इस पॉलिसी के बहुत बड़े फ्लॉ को दिखाता है जी। फ्लॉ ये है कि जब आप, बहुत बेसिक सी बात है कि जब आपने देश भर में हजारों या लाखों, बल्कि मैं कहूँगा कि पॉल्यूशन चेक के जो पूरे के पूरे वो इंस्टॉलेशंस खड़े कर रखे हैं पेट्रोल पंप्स पे और जगह जगह, जहाँ आप पीयूसी सर्टिफिकेट मांगते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वहाँ आप गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करते हैं। उसके बाद गाड़ी को 6 महीने के या 3 महीने के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलते हैं हर गाड़ी को। उन मानकों पे अगर कोई गाड़ी खरी उतरती है, और हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे इंस्टेंसेस या ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां घरों पे गाड़ियां ऐसी हैं जो 10 साल में पता चला कि 30,000 किलोमीटर ही चली है जी या 35,000 किलोमीटर चली है। उन्होंने बहुत अच्छा एक स्पष्ट उदाहरण दिया, कहा कि कोई एक गाड़ी, मान लीजिए इसकी तुलना अगर ऐसे किया जाए सर, मान लीजिए कोई एक कैब वाली गाड़ी है, वो मान लीजिए 1 साल में तो 30,000 क्या हुई, 1 लाख भी चला ले। बिल्कुल। और कोई मान लीजिए हमारी गाड़ी है, हम मान लीजिए ऑफिस आने के लिए भी हम कैब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम मान लीजिए मेट्रो से आते हैं, तो मेरी गाड़ी मान लीजिए 1 साल में मान लीजिए 1,000, 2,000 या 5,000 किलोमीटर चलती है। तो उस बेसिस पर यह आकलन करना कि ऑन द बेसिस ऑफ की एज अगर आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है या आप कह रहे हैं कि वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वो तो चल ही नहीं सकती है, शायद उसी बात को एड्रेस करने की कोशिश की गई सीजीआई के द्वारा। बिल्कुल। और अभी कुछ टाइम पहले जब दिल्ली में एक कानून लेकर आया गया था
जिसमें ये कहा गया था कि पुरानी गाड़ियां सब दिल्ली से हटानी पड़ेंगी, ये गाड़ियां चलेंगी नहीं, इनपाउंड की जाएंगी, इन पे पेट्रोल नहीं भराया जा सकता। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले की बात सर है। बड़ी बड़ी मर्सिडीज को लेकर जो है बिल्कुल। टीवी पे दिखा कि भाई ये इम्पाउंड हो बिल्कुल, गई 50 लाख की गाड़ी है, वो 2 लाख 3 लाख या 5 लाख में बेच दी। 50 लाख की मर्सिडीज है। बिल्कुल दूसरे स्टेट्स में। हाँ बिल्कुल। अब मर्सिडीज जैसी कार जो मान लीजिए, या BMW या हाई एंड की, मैं गाड़ियों की लग्जरी कारों की बात कर रहा हूँ, जिनके इंजन से लेके बॉडी और बाकी जो पूरी के पूरी मशीनरी और टेक्नोलॉजी है वो इतनी मजबूत और इतनी अच्छी होती है, इसी बात के पैसे लिए जाते हैं कि वो 10 15 क्या 20 25 साल तक चल सकती हैं। चाहे पॉल्यूशन का बात हो या बाकी गाड़ी का फिटमेंट की बात हो, वो सब चल सकते हैं। लेकिन आपने जो रूल बनाया है वो रूल ये बनाया है कि साहब 10 साल जैसे हुए, अगर आपकी डीजल की कार है, भले आपने 10,000 किलोमीटर चलाई हो, भले आपकी गाड़ी अंदर से बाहर से एकदम फिट फाइन रखी हो, सरकार कह देगी कि ये गाड़ी लेकर निकले तो आपकी गाड़ी या तो इम्पाउंड हो जाए, नहीं तो आप इसको स्क्रैप पेज में चले जाइए, इसको कबाड़ा करा लीजिए और फिर आप नई गाड़ी खरीद के आइए। तो दो नुकसान होते हैं इससे। एक तो जो अफोर्डेबिलिटी की भारत का मार्केट हमेशा से अगर प्राइस सेंसिटिव है, दूसरी तरफ से एक और चीज है बहुत महत्वपूर्ण कि कंज्यूमर्स के आप एंगल से सोचिए। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जो बरसात में अपने व्हीकल नहीं निकालते जी, इस वजह से नहीं निकालते, मोटरसाइकिल स्कूटर भी नहीं निकालते, इस वजह से नहीं निकालते क्योंकि उनको लगता है कि यार गाड़ी में रस्टिंग होगी, जंग खाएगी, खराब होगी। मैं बात इतना केयर करके जो लोग गाड़ियों को चलते हैं, आपने उसकी गाड़ी कहा कि 10 साल हुए, फिर आपने 5,000 भी चलाई, हमें नहीं मतलब इससे, अब आप नई गाड़ी लेके आओ। और चूंकि व्हीकल एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, आपकी गाड़ी आपने शोरूम से निकाली और उसके बाद भी अगर आप बेचते हैं तो वो 20-30% उसका प्राइस ड्रास्टिकली, जैसे ही सेकंड ओनर हुआ फर्स्ट ओनर से, वैसे ही प्राइस गिर जाता है जी। तो फिर आपको प्राइस मिलना नहीं है, आपको मजबूरी ये है कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख की आपको गाड़ी फिर खरीदनी है। तो जिसके पास डीजल की कार है और मिनिमम कॉस्ट अगर आप 10 लाख मान लीजिए और 10 साल की आपने उसको वैलिडिटी दी, तो आप 1 लाख रुपए सालाना की होल्डिंग कॉस्ट है यहाँ पे गाड़ी की। कितना भारी पड़ा उस पर। अब आप समझ लीजिए कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, और सब गाड़ियों की कीमत अगर आप देख लें तो 10 लाख से कम में तो अब गाड़ी क्या ही आती है। तो 10 लाख की गाड़ी की साल भर की आपको हर साल की लाख रुपए की ये होल्डिंग की कीमत, कि आपके पास गाड़ी रखे हैं, आप इसके लिए 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं। फिर उस पर पेट्रोल जोड़िए, फिर आप पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, चालान, टोल टैक्स का पैसा, सो ये सब मिला के ग्राहक की जेब को जो है वो खाली करती है। ये पॉलिसी को, सरकार को सीधे इसको बहुत आसानी से एड्रेस भी किया जा सकता है। पॉलिसी ऐसा नहीं कि मैं पॉलिसी के प्रॉब्लम बता रहा हूं, मैं पॉलिसी का सॉल्यूशन भी जो हो सकता है उसको हम बात कर सकते हैं उसमें, कि साहब जब आपने पॉल्यूशन चेक की पूरी मशीनरी बनाई है, आप पॉल्यूशन चेक कराइए गाड़ी को। बहुत है तो आप 10 साल से ज़्यादा जो पैसेंजर व्हीकल हैं, कमर्शियल व्हीकल नहीं, कमर्शियल व्हीकल का तो फिटमेंट चाहिए ही होता है, आप पैसेंजर व्हीकल के लिए भी फिटमेंट को जो फिटमेंट कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, फिटनेस को अनिवार्य बना दीजिए कि अगर आपकी 10 साल से गाड़ी पुरानी होगी, आपको आरटीओ या आपको जो भी एक मैकेनिज्म है वहां आप गाड़ी को लेके जाइए। पेट्रोल पंप के पास जो बना रहता है खोली टाइप सा, बिल्कुल वहां ना जाकर आप नहीं, वहां भी जाइए, पॉल्यूशन भी चेक कराइए। इसके बाद हर साल आप कम से कम एक बार फिटनेस आप चेक कराइए, फिटनेस का सर्टिफिकेट लीजिए, उस सर्टिफिकेट को लेके आप घूमिए और आरटीओ जाके कराइए, आरटीओ या सरकार जो मैकेनिज्म बनाए जी। ये इसे बनाने में तो क्या इश्यू है? कम से कम लोगों के पास जो लोग, क्या इश्यू का क्या बात रहेगा सर? जब आप ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए आप बुलाते हैं ना भाई आरटीओ कि आप यहाँ आइए, आप सामने मेरे चलाइए गाड़ी, तब हम आपको लाइसेंस देंगे। उसी आधार पर आप गाड़ी भी सामने मंगवा लीजिए ना भाई। नहीं, गाड़ी फिटनेस सामने ही होती है गाड़ी की। फिटनेस टेस्ट जो गाड़ी का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो गाड़ी बुला के उसमें और आप मतलब आप उसको और एनहांस कर लीजिए, रिगरस प्रोसेस कर लीजिए। लेकिन इससे उन लोगों को फायदा होगा जो अपनी गाड़ी को बहुत मेंटेन तरीके से रखते हैं, जिनको रिवॉर्ड मिलेगा इस तरह का कि अगर आप अच्छे तरीके से अपने व्हीकल को रखेंगे, अगर आप ठीक से चलाएंगे। उसमें आप ये भी देख लीजिए कि साहब 10 साल में आपकी गाड़ी आपने कितनी बार ये लिया है, इंश्योरेंस का क्लेम लिया है, ये उसका एक पैरामीटर हो सकता है। आपके कितने बार एक्सीडेंट हुए हैं, ये पैरामीटर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप जोड़ लीजिए, उसके हिसाब से गाड़ी का एक फिटनेस का सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए, वो दे दीजिए लोगों को जी। और सर देश में जितने भी जो चालान हो रहे हैं गाड़ियों पर,
वो भी एक गंभीर मसला है। कहा जाता है कि Definitely। चालान ऑन चालान, और उसके बाद में आप जाकर आप जो है निचली ये अदालत ये ये भी पॉलिसी का एक बहुत बड़ी लैप्स गड़बड़ी है। है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है पॉलिसी की। चालान की अब आप व्यवस्था को समझिए, कम से कम दिल्ली एनसीआर या किसी भी मेट्रो शहर में पुलिस वाले या जो ट्रैफिक के लोग हैं, आपका अगर एक चौराहे से पीछे जाम लगा हुआ है तो पुलिस वाले वो तो जाम चल रहा है तो बना उसके लिए वो लायबल नहीं है। उसके बाद जहां से जाम खुल के आगे वहां खड़े हुए वहां वो देख रहे हैं कि आप साहब हेलमेट लगाए कि नहीं लगाए, सीट बेल्ट आपकी बंदी कि नहीं, वहां आपकी फोटो खींचने के लिए लोग खड़े हैं। जो प्राइमरी जो ट्रैफिक पुलिस का मतलब है कि आप यातायात को सुगम बनाए, एग्जैक्टली बॉस। जहां जाम लग रहा है उसको कैसे रिलीज किया जाएगा, वो सेकेंडरी कंसर्न है। प्राइमरी कंसर्न है कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। टारगेट्स हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास टारगेट्स हैं कि साहब आपको इस फिस्कल में या इस छमाही में या इस तिमाही में आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। एक और मामले को मैं उठाना चाहता हूं सर आपकी अनुमति से, जो रातों रात कह दिया जाता है कि ग्रैप लगा दिया गया। अब कोई व्यक्ति जो है ऑफिस आ गया, गाड़ी लेके आ गया ऑफिस, अब उसके बाद उसको शाम को या रात को पता चलता है, और रात को जब वो लौटता है मतलब अपने घर ऑफिस तो से ये पॉल्यूशन की जो को लेके जो सुनवाई चल रही थी, उसी में सरकार का जो तर्क आया कि साहब हमने 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को रोक दिया है, बैन कर दिया है, उसमें ही ये जस्टिस बी आर गवई की जो टिप्पणी है वो है। उसी में ये बात है कि ग्रैप को लेके जिस तरह के मेजर्स उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो कितने इफेक्टिव हैं विशाल। लेकिन सर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये मैं सवाल हमेशा आपसे पूछता हूं, अब आगे क्या होगा? वे फॉरवर्ड इसका यही है कि सरकार को देखिए प्रैग्मेटिक पॉलिसी, प्रैक्टिकल पॉलिसीज बनानी होगी। सरकार को कोई एक, इस देश में हुआ ये है 70 साल में कि बाबू बैठे हैं। अचानक से आप कहिए कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हम बंद कर देंगे, हाइड्रोजन की गाड़ियां आप लेके आइए, उसको चलाइए, आप ईवीज को चलाइए। तो ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम और मारुति इसी बात को बार बार मारुति इसी बात को बार बार सरकार के और बाकी मंचों पर रख चुकी है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन चाहे आरसी भार्गव हो या बाकी के अफसर, लगातार उनका ये कहना है कि साहब आप ईवी एक सॉल्यूशन नहीं है, आपको फ्लेक्स फ्यूल या आपको जो हाइब्रिड मॉडल है उसको अपनाना पड़ेगा, जहां डुअल फ्यूल से गाड़ी या ड्यूअल एनर्जी से गाड़ी को चलाया जा सके, आपकी ईवी की भी रहे गाड़ी और आपकी पेट्रोल भी रहे। तो हाइब्रिड कारों को लेके मारुति का बड़ा मजबूत तर्क हमेशा से रहा है। सरकार चाहती है कि साहब पूरी तरह से आप ईवी पे आ जाइए और पेट्रोल डीजल को हम फेज आउट कर देंगे। क्या ये लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन है? यूरोप के कुछ देशों में इस तरह को किया गया है कि हम कर रहे हैं, लेकिन भारत की आबादी, भारत की लोगों की पर कैपिटा इनकम, भारत की जरूरतें बिल्कुल अलग है। क्या सर इस कहानी में कैफे नॉर्म्स को भी जोड़ा जा सकता है या नहीं? कैफे नॉर्म्स को हम जोड़ सकते हैं। छोटी कारों के लिहाज से जो रियायत की मांग कर रही है मारुति कि साहब छोटी कारों के लिए एमिशन के नॉर्म अलग होने चाहिए, उनको रियायत मिलनी चाहिए, उसमें कोई विवाद नहीं है। क्योंकि आप ये समझकर चलिए कि 78% गाड़ियां जो अभी बिकी हैं हाल के वक्त में वो 10 लाख से कम प्राइस वाली हैं। कहा जा सकता है कि छोटी गाड़ियां बिकी है। तो छोटी गाड़ियां आज भी लोगों की पहली पसंद है। पहली कार किसी भी परिवार की, जो मिडिल क्लास का परिवार है या जो एस्पिरेशनल फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, उसकी पहली कार हमेशा एक छोटी कार होती है। कभी किसी को नहीं सुना कि एकदम डायरेक्ट कोई फॉर्च्यूनर ले ले, सीधा फॉर्च्यूनर या थार या ऐसी बड़ी कोई गाड़ी ले ले। तो हर परिवार एक एस्पिरेशन होती है कि मेरे पास एक कार हो। शुरुआत छोटी कार से होती है, फिर उसके बाद एस्पिरेशनैलिटी जो है बढ़ती चली जाती है कमाई के साथ साथ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों सिटी बैंक ने भारतीय बाजार से अपना कारोबार समेटने का फैसला लिया। अब जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक डॉशे बैंक देश की रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। प्रवीण सर, पिछले 8 साल के दौरान ये जो बैंक है, बैंक की तरफ से ये दूसरी कोशिश की जा रही है। दोनों भारतीय बैंकों ने डॉशे बैंक का जो पोर्टफोलियो है वो देख लिया है। अब कहा जा रहा है कि अब कीमतों पर जो है मोल भाव, यानी मोल भट्टा जो हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, वो चल रहा है। सर ये पूरा मामला है क्या सर, और इसको पूरा हम लोग जो बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग सेक्टर से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, जबकि हम लोग ऐसे समय पे खड़े हैं सर जब दुनिया भर के जो बैंक हैं वो भारतीय बैंकों की ओर जो है देख रहे हैं, यहाँ पैसा लगा रहे हैं। सऊदी अरेबिया का बैंक था, तमाम जो था बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, बैंकर्स जो थे वो पैसा लगा रहे थे। ओवर टू यू सर, कैसे खबर है ये? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि
एक ये बड़ा पैराडॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा है कि जब दुनिया भर के जो फंड हैं, वेल्थ फंड हैं या बैंक्स हैं, वो भारत के बैंकों में स्टेक लेना चाहते हैं, स्टेक ले रहे हैं। $15 बिलियन के सौदे इसी साल हुए हैं भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। और सरकार चाहती है, सरकार की तरफ से ये प्लान है कि हम जो सरकारी बैंक्स हैं इनमें हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, उसकी लिमिट को हम 45% पे पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो लिमिट है वो 20% है। ठीक है। तो 20% से 49% सरकार का करने का प्लान है। सरकार ये भी चाहती है कि कम से कम 2 भारत के ऐसे बैंक हों जो ग्लोबल लेवल पे काम करें। ग्लोबल लेवल पे अपने जो टॉप 10 टॉप 15 बैंक्स हैं उनमें भारत के कम से कम 2 बैंक रहें। मतलब वर्ल्ड की जो रैंकिंग हो उसमें भारतीय बैंकों की भी जो है, बिल्कुल, ताकि पूरी दुनिया में भारत के बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेके बाकी कॉरपोरेट बैंकिंग और दूसरे बिजनेस लोन प्रोवाइड कराने के काम में लगे, इंफ्रा फंडिंग कर पाएं। इस चीज़ को सरकार चाहती है। उसके उलट जो भारत में विदेशी बैंकों का कामकाज है वो धीरे धीरे समिटता हुआ, रैपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक अगर हम बैंकों के उदाहरण देखें, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, चाहे सिटी बैंक हो, चाहे फिर आपका अभी ये आपका जो बैंक आया है डॉयचे बैंक का मामला, चाहे इनका मामला देख लीजिए, कोटक और फेडरल बैंक, इनका रिटेल और आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है उसको 25,000 करोड़ का तो वेल्थ मैनेजमेंट का AUM है डॉयचे बैंक का। इसके अलावा जो रिटेल का धंधा है पूरा, वो भी तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का ही है विशाल। जी सर, भारी भरकम अमाउंट है। तो इस पूरे बिजनेस को डॉयचे बैंक निकालना चाहता है भारत में। इसी तरह की डील सिटी बैंक के साथ हुई थी पहले। इसी तरह की डॉयचे बैंक ने पहले अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बेचा था। 2011 की शायद बात है जब इंडसइंड बैंक को बेचा गया कारोबार। तो ये बड़ी एक उलट सी विषम सी परिस्थिति है जहां विदेशी बैंकों के लिए भारत में ऑपरेट करना, और डॉयचे बैंक का ये यूरोप के बाहर इकलौता भारत में कारोबार है, भारत में जो है उनका। तो वहां से वो अब अपना धंधा समेट रहे हैं। माना ये जा रहा है कि बैंक अपनी, और ईटी की खबर है, ईटी में सोर्सेस के हवाले से इस खबर को करा गया है, माना ये जा रहा है कि बैंक के जो CEO हैं वो पूरे के पूरे बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे उनका फोकस है, और इसलिए नॉन कोर मार्केट से या नॉन कोर बिजनेसेस से वो बाहर धीरे धीरे होना चाहते हैं। यानी आसान भाषा में समझे सर तो यहाँ उस बैंक को धंधा पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो समेट कर जा रही है। बिल्कुल, अब हाँ बिल्कुल। और अब समझिए कि मुश्किल हो क्यों रही है विदेशी बैंकों को। जो है विदेशी बैंक दरअसल ऊंचे मार्जिन, ऊंचे बड़े निश सेगमेंट पे काम करते हैं। भारत का मार्केट वैसा नहीं, बड़ा वैसा है जहाँ पे कि लो मार्जिन पे काम होता है, और सबको जीरो अकाउंट चाहिए। बिल्कुल, जो एनुअल मेंटेनेंस वाला जो चार्जेस है AMB जिसको कहते हैं वो कम चाहिए लोगों को। यहाँ तो देखिए जिस तरह से जो ATM से पैसे निकालने पर जब चार्जेस लिए जाते हैं, या जब बैंक जो का अकाउंट जो है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, तो हाहाकार मच जाता है भाई। वो नेशनल मीडिया में आ जाता है वो चीज़ें। तो भारत में कॉस्टिंग एक मायने रखती है। इन बैंकों की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो बहुत ऊँचे हैं, महंगे। आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो महंगा है, ज़्यादा सैलरी वाले लोग हैं, ज़्यादा अच्छे बड़े चमचमाते हुए दफ्तर हैं। तो कॉस्ट जो है वो इनकी जो नॉर्मल वो हैं उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा है भारत के बैंकों। इस वजह से भारत के जो बैंक हैं, घरेलू बैंक हैं, उनसे इनको compete करने में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रवीण सर, कुछ 2 सवाल हैं, उनके जवाब भी आप दे दीजिए। आपने कहा अपने संबोधन में कि सरकारी बैंकों में जो है सरकार जो है FDI रेज करना चाहती है। बिल्कुल, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है और इससे होगा क्या? नहीं, देखिए, सरकारी बैंकों में कैपिटल अगर आएगा जी, तो एक तो जो कैपिटल का बेस है वो बड़ा होगा। ठीक है। बैंक का साइज बड़ा होगा, सीधे तौर पे आप समझिए बैंक ज़्यादा कैपिटलाइज होगा। एक बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि बैंक जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लैंडिंग कर पाएंगे। इसीलिए सरकार भारत में भी छोटे बैंक्स को समेट के मर्ज करके बड़े बैंक बनाना चाहती है। सरकार का इरादा है 3 या 4 बड़े बैंक भारत में हो सरकारी सेक्टर में जी। तो उसके जरिए होगा ये कि अब छोटे बैंक के पास न तो कैपिटल है पर्याप्त, RBI को लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है, बार बार पूरे के पूरे बोर्ड को देखना पड़ रहा है, गवर्नेंस इश्यूज को देखना पड़ रहा है, बैंकों के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए सरकार चाहती है कि बैंक्स का साइज बड़ा हो जिससे लैंडिंग में आसानी हो, RBI के लिए मॉनिटरिंग करना आसान हो, और इस तरह से भारत के बाद फिर ग्लोबल फुटप्रिंट्स
सर ग्लोबल फुटप्रिंट दिखा वाला सकें। भी मामला आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि वर्ल्ड रैंकिंग में अगर भारतीय बैंक आ जाते हैं तो उससे फिर क्या फ़ायदा होगा, क्या हमारी साख और मजबूत हो जाएगी, और जिस तरह से जो लेंडिंग को लेकर जो समस्या है, जो हम लोग कई विदेशी बैंकों से भी जो हम लोग कर्ज लेते हैं वो मिलना और आसान हो जाएगा, कम नहीं, दर पर आ विदेशी जाएगा। बैंकों से कर्ज भारत को लेने में आसानी नहीं होगी, दुनिया भर को भारत लैंडिंग कर पाएगा, कर्ज दे पाएगा, जैसा चीन करता है। ओके। चीन अपने ग्लोबल लेवल के बैंक्स के जरिए पूरी दुनिया में, चाहे अफ्रीका हो, अफ्रीका तो अफ्रीका, अमेरिका तक चाइना जो है वो कर्ज बांट रहा है। वो जो लोन ट्रैप वाला मामला आप जो लोन ट्रैप है, उसमें बाकी चीजें हैं। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अगर अफ्रीका के केन्या में या सोमालिया में या किसी दूसरे पार्ट में, साउथ अगर अफ्रीका में एसबीआई के अगर, बैंकों के पैसे से अगर होने लगे तो बड़ी बात होगी। तो बिल्कुल, तो वो भारत के बैंक है, अल्टीमेटली सरकार के कंट्रोल में बैंक हैं। आपके पास पैसा है तो भारत दुनिया के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, बैंक्स को बोल पाएगा कि आप यहाँ इस प्रोजेक्ट को फंडिंग दे सकते हैं। सरकार की कंपनी और जो उस देश की कंपनी है उनके जॉइंट वेंचर के जरिए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक बड़ा फायदा होता है। जैसा भारत ने चाबहार पोर्ट ईरान में, उसका भले एक टर्मिनल भारत के पास है, लेकिन उसको तैयार किया तो आपके दुनिया भर के साथ देशों के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं विशाल। और जब भारत महाशक्ति बन रहा है तो आपके पास 3-4 ऐसे बैंक होने चाहिए जो दुनिया के किसी भी देश में फंडिंग कर सके, दुनिया भर के देश आपके पास फंडिंग के लिए आए। जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में छोटे इन्वेस्टर्स की एंट्री को और आसान बनाने के लिए शुरू की गई छोटी एसआईपी को पहचानने और सपोर्ट करने के लिए जो है सिस्टम तैयार किया जा रहा है। केफिन टेक्नोलॉजीज जो म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए रिकॉर्ड रखने का काम करती है, उसने कहा कि छोटी एसआईपी को पहचानने और टैग करने की पूरी व्यवस्था बना ली गई है। सर ये क्या खबर है, इसको भी हम आपसे आपके योर लेंस हम समझना चाहते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज आ रही है, छोटी एसआईपी 250 रुपये वाली, क्या इसको क्या पहचानने में दिक्कत आ रही थी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत को आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटी सिप की जो संकल्पना है वो सेबी की इससे पिछली जो चीफ थी माधवीपुरी बुच, उनका एक तरह से कहिए कि ब्रेन चाइल्ड है। छोटी सिप को प्रमोट करना, छोटी सिप को लेकर आना, उनका बहुत जोर था। सेबी की तरफ से इस तरह का जोर उनकी दौर में दिया गया। उसके बाद 250 रुपये की सिप का एक फिनोमिना शुरू करने की कोशिश की गई। कहा गया कि सरकार की तरफ से इस पर सब्सिडी दी जा सकती है। कोई व्यक्ति जो फर्स्ट टाइमर सिप कर रहा है वो अधिकतम 3 जो एएमसीज हैं या म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनमें 250 सब्सिडाइज्ड रेट पे 250 रुपये की सिप को शुरू कर सकता है। कॉस्टिंग का एक बहुत बड़ा मसला था जिसको लेके सवाल थे कि आखिर 250 रुपये की सिप तो शुरू कर दी जाए, लेकिन इसकी जो कॉस्ट आएगी पर फोलियो या पर इन्वेस्टर, वो आखिर कैसे वहन की जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे खर्चे यहाँ पे मौजूद हैं जी। तो एमफी ने 15-16 ऐसे स्कीमें आइडेंटिफाई की जिनमें 250 रुपये की सिप को चलाया जा सकता है। और देखिए, सरकार भी चाहती है, सेबी भी चाहता है और बाकी के एमफी जैसे संगठन भी चाहते हैं कि छोटी सिप का दायरा बढ़े, क्योंकि गांव देहात तक या छोटे टियर 3 शहरों में अभी भी म्यूचुअल फंड की पहुंच उतनी है नहीं। लोग बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, जिन्हें लगता है कि साहब या तो एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, इसके बाहर कुछ नहीं। तो जब आप इन्फ्लेशन से लड़ाई लड़ते हैं, जब आपके इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट करे, उसके लिए माना ये जाता है, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि साहब आप पैसा अपना एसआईपी के जरिए लगाएं, जिसमें कि 10-12% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, 5-6% की अगर इन्फ्लेशन का रेट है, तो आपको 4-5%, 3% या 5% का आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न वहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज इन्फ्लेशन आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो वहाँ से छोटी एसआईपी को प्रमोट करने का मसला चला। अब टेक्नोलॉजिकली जो केफिन ने उस चीज़ को एक तरह से चुटकियों में छोटी एसआईपी कर पाएंगे इस तरह की, उसको अचीव किया है और वो अब
लॉन्च करने में ज़्यादा आसानी होगी, लोगों के लिए सहूलियत यहाँ पे विशाल होती हुई दिखाई दे रही है। जी जी, अब नया प्रोसेस ऐसा होगा जैसे कहा जा रहा है कि जी। पहले चरण में आरटीए जैसे केफिन निवेशक के डेटा के आधार पर ये जांच करेंगे कि कौन सा एसआईपी छोटी एसआईपी हो सकता है। फिर दूसरे चरण में कहा जा रहा है कि ये डिटेल जो है पैन नंबर आदि यानी जो है केआरए को भेजी जाएगी। और तीसरा जो चरण है सर वो कहा जा रहा है कि केआरए बताएगा कि ये निवेशक किन किन फंड हाउसेज में रजिस्टर्ड हैं और इसके आधार पर आरटीए जो है एसआईपी को छोटी एसआईपी के रूप में टैग करेगा। तो बिल्कुल। जैसा आपने भी कहा सर कि खर्च में राहत मिलती हुई दिखेगी क्योंकि छोटी एसआईपी पर जो है सब्सिडी रखी गई है, जैसा कि आपको भी पता है सर। और सब्सिडी पहले 3 फंड हाउसेज के लिए होगी जहां निवेशक ऐसी छोटी एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब इसी के बीच सर अब छोटी एसआईपी की बात हो रही है सर, तो एसआईपी के मामले को आपने बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया था हम लोगों को कई बार मनी सेंट्रल में। तो जियो ब्लैक रॉक की भी एंट्री मैं करना चाहता हूँ। जियो बिल्कुल। ब्लैक रॉक ने भी रूरल पेनिट्रेशन को और बढ़ावा देने के चलते रिलायंस की जितने भी जो रिटेल स्टोर्स है उसके मार्फत जो कहा गया कि जो है समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को और जो भी लोग जो एसआईपी को नहीं जानते हैं उनको हम रिलायंस के जियो ब्लैक रॉक के एसआईपी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा कदम था सर। अगर मान लीजिए छोटी एसआईपी में कुछ लोग छूट जा रहे हैं, मान लीजिए इन फंड हाउसेज से, तो वहाँ तो रूरल पेनिट्रेशन जियो ब्लैक रॉक के थ्रू भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है और दूसरे फंड हाउसेस भी हैं। और जियो ब्लैक रॉक की खासियत जो है इस पूरे मामले में मैं देखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं कि साहब आप रिलायंस ग्रुप की कंपनी है या ब्लैक रॉक के साथ आपका टाई अप है। खासियत सबसे बड़ी ये है कि ये डिजिटल फर्स्ट है। एक, इसमें किसी तरह का मिडलमैन या किसी तरह के डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका नहीं है। आप सीधे कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स के मोबाइल के जरिए आप सीधा सीधा उनको एसआईपी उनकी लॉगिन कर सकते हैं कस्टमर्स। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके जरिए देखिए गांव देहात तक अब डेटा पहुंच चुका है। तकरीबन हर घर में स्मार्टफोन है। अगर आप रूरल में बिल्कुल एकदम रूरल रिमोट एरिया में भी चले जाएंगे तो वहाँ आपको घरों में स्मार्टफोन मिल जाएंगे। अब लोगों को उसकी ज़रूरत है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब डेटा है, जब आपके पास नेटवर्क है, तो लोग फिर अपने इन्वेस्टमेंट को भी मॉडर्न बना सकते हैं। और इस वजह से ये सबसे बड़ी एक खासियत है। दूसरे फंड हाउसेस या एएमसीज भी डिजिटल के रास्ते पर चलकर यहाँ पे, और सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल इंक्लूजन का होगा जिसमें सरकार भी चाहती है कि लोगों का के जो इन्वेस्टमेंट है उसका कम से कम एक हिस्सा ऐसा हो जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या एसआईपी से रिलेटेड हो। विशाल, चलिए सर, तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। तो इसी तरह देश, दुनिया, बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।